फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर साइंस का एसिड बेसिस एंड साल्ट्स आगे के टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या, अभी लास्ट लेक्चर में आपने सुना था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, विद मेटल कार्बोनेट्स, विद मेटल बाइकार्बोनेट्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑल्सो मेटल ऑक्साइड्स। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन अगर एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं तो क्या रिएक्शन होती है? एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बेस इज दैट इट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये मैं स्टार्टिंग में भी, ये जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। एंड यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जो एसिड और बेस के आपस में मिलने का प्रोसेस ही न्यूट्रलाइजेशन है। अगर डिफिनीशन देना चाहते हैं तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो सामने आपके लिखा हुआ है रिएक्शन के फॉर्म में कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी समझा रखा है कुछ बुक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो इतना ही काफ़ी है। आगे इन्होंने कुछ बता रखा है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है सामने। एसिड, वही जनरली मैंने आपको कहा था कि सिंपल एग्जांपल के लिए हम हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको यूज़ कर लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl क्या है? एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो NaCl क्या चीज़ है? NaCl साल्ट है, प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो साल्ट प्लस वाटर यानी कि वही एसिड प्लस बेस, और बना क्या है? साल्ट प्लस वाटर। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन ये है जिसमें कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके एक दूसरा कंपाउंड बना दे रहा है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से वीक एसिड कौन सा साल्ट बन रहा है क्या, ये जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में साल्ट्स के बारे में बताऊंगी तब आपको डिटेल इसकी समझा दूंगी कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में जब मिलते हैं तो किस टाइप का साल्ट बनता है, एसिडिक बनता है कि बेसिक बनता है कि न्यूट्रल बनता है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है इसमें, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। एक ही सिमिलैरिटी है कि जितने भी एसिड्स हैं वो जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे उनका, उन्हें पानी में घोलेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और एसिडिक की प्रॉपर्टीज़ किन की वजह से होती है? हाइड्रोजन आयंस की वजह से। जब ये आप इसको सॉल्यूशन बनाएंगे किसी एसिड का तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन ये रिलीज़ करता है। ये हाइड्रोजन आयन ही एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है एक्चुअली। इसी तरह से बेस का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज़ करेगा। लाइक हाइड्रोक्सिल आयन का मीनिंग है OH नेगेटिव आयन। ठीक है जी। और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेसिक होती है, इसलिए इसका नेचर बेसिक होता है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में, जो बेसिक सिमिलैरिटी है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस। इसमें कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर भी दिखा रखा है। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एंड इन द लास्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है ना। तो ये जो बाकी के इंडिकेटर थे वो आपको ये बता रहे थे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। बट अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो वो ये बताता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। जो आपने बाकी के इंडिकेटर्स पढ़े थे, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, वो तो जस्ट ये बता रहे हैं कि कोई भी आपके सामने जो सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो कल मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में वैसे भी बताया था क्या होता है। और जनरली इसमें आता क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को फाइंड आउट कर लेता है। किसके थ्रू हम ये स्ट्रेंथ को चेक करते हैं? पीएच स्ट्रिप्स के थ्रू। जो पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, पूरा एक पीएच स्केल भी मैंने बताया है आपको पिछले दोनों लेक्चर्स के अंदर कि 0 to 14 एक पूरा स्केल होता है। जो वैल्यूज़ हैं उस स्केल पर 0 to
14 होती हैं। लिखा भी आपके सामने, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, और किस चीज़ को मेजर करता है ये? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन। तो स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज। जो पीएच है उसमें पी किस चीज़ के लिए है? यहाँ पर जो पी से है वो है पोटेंज वर्ड बनता है, जिसका मीनिंग है पावर, यानी कि आपके सामने जो सोल्यूशन है उसकी क्या पावर है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वीक एसिडिक है। तो ये पावर हो गया एक तरीके से। हाइड्रोजन आयंस की क्या स्ट्रेंथ है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो शो करता है पीएच। ठीक है, तो पीएच स्ट्रिप्स के थ्रू हम मेजर कर लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, एसिडिक है या बेसिक है। 3 वैल्यूज़ आपको पता है। न्यूट्रल हमेशा 7 पे आएगा। 7 से आप अगर पहले की तरफ आएंगे 6, 5, 4, 3, ये सब कैसे एसिडिक वैल्यूज़ होंगी। और 7 से ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे 14 तक, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी? बेसिक वैल्यूज़ होंगी। तो पीएच स्ट्रिप को आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। लैब में है हमारे यहाँ। अच्छा जी, एक स्ट्रिप पे कलर्स दिए हुए होते हैं, बैंड होता है पूरा का पूरा, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लू। तो ये सब में इनके अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग हम पहचान जाते हैं मैच करके। आपने स्ट्रिप को डुबोया पानी के अंदर, उस पर जो कलर आया, आपके पास जो पीएच का स्केल है उस पर जो कलर्स हैं उनसे मैच कर लो। जिस कलर से मैच होगा उस कलर पे नंबर दिया हुआ होता है पीएच स्ट्रिप पे, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि ये कितना बेसिक है, ये कितना एसिडिक है। इसका जो कलर है उसके अकॉर्डिंग भी ये इसका पीएच 4 है, इसका पीएच 8 है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता रखी है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या है वीक बेस? आपने पीएच स्ट्रिप अगर डुबोई है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, खैर यहाँ पीएच स्ट्रिप नहीं, जनरल बात बता रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा किसी सॉल्यूशन में होगा, ठीक है ना, जब किसी एसिड को हम पानी में मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे उसका, तो जितना ज़्यादा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन जितने रिलीज़ कर रहा है, कंसंट्रेशन होगा मतलब जितने वो हाइड्रोजन आयन स्प्लिट होकर रिलीज़ करता है ज़्यादा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना वो कम हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो वीक एसिड बनता जाता है। वीक एसिड में आपको अच्छी तरह पता है, विनेगर जैसे कि एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक एसिड में आते हैं। CH3COOH जो सामने फार्मूला लिखा है एसिटिक एसिड का है, H2CO3 जो फार्मूला लिखा है कार्बोनिक एसिड का है, ये वीक एसिड में है। अगर हम इनको डिजॉल्व करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, बहुत कम हाइड्रोजन आयन ये रिलीज़ करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं ये सब, नाइट्रिक एसिड है। बहुत ही केयरफुली इनको ट्रीट करना पड़ता है, बहुत केयरफुली ही इनसे एक्सपेरिमेंट करना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? सोल्यूशन बनाने पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देता है, हाईली एसिडिक। ठीक है, तो इसी तरह से बेस के बारे में है, जो कम हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा वो वीक बेस है। ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है। ये गलती से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो वीक बेस में जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH वीक बेस है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन बहुत कम रिलीज़ करता है सॉल्यूशन बनाने पे। जबकि अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा OH आयन को रिलीज़ करते हैं सॉल्यूशन बनाने पे। तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे रूटीन की जो लाइफ है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है पीएच की, ये टॉपिक दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। सबसे पहले तो इन्होंने ये दे रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपको याद है, लाइफ प्रोसेस वाली चैप्टर में मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो क्या था ये कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक एक पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हो उसमें आप हमारी फूड पाइप यानी कि जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं उसको स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, और फिर उसके बाद एक पार्ट आता है जो जे शेप का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ स्टमक। स्टमक में आपने देखा था कि 3 चीज़ें रिलीज़ होती हैं, एक तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होता है, और म्यूकस रिलीज़ होता है, प्लस HCl रिलीज़ होता है।
तो स्टमक में क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, एसिड रिलीज़ हो रहा है। HCl क्या चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऊपर से नहीं डाला गया ये, और बॉडी की अपना फिनोमेना है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टमक के अंदर ये HCl रिलीज़ होता है, ठीक है ना। ज़्यादा HCl रिलीज़ हो गया अगर स्टमक में तो ज़्यादा भी रिलीज़ हो जाता है। कई बार फूड कंजम्पशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, लाइक शादी वादी में गए हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, कोई चीज़ अच्छी लग गई तो बहुत ज़्यादा खा लिए या कई सारी चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में बहुत खाना जो है वो एबनॉर्मल कंजम्पशन हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा एसिड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा एसिड रिलीज़ होता है तभी कहते हैं ना कि हाँ आज ऑयली खा लिया, कुछ खा लिया तो एसिड बन रहा है। एसिड बन रहा है का मतलब क्या है कि एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, जो दिक्कत देने लगता है। नेचुरली एसिड जो है वो तकलीफ़ तो देगा ही, एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर सफिशेंट जो है होता है हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शनिंग को चलाने के लिए सुचारू रूप से। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो एसिड अगर बन रहा है ज़्यादा तो हम बेस यूज़ करना चाहेंगे। किस फॉर्म में बेस यूज़ करना चाहते हैं, वी कंज्यूम द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मेरे ख्याल से ये एसिड वाली तकलीफ़ थोड़ी बहुत तो रहती ही है अक्सर घरों के अंदर। इसके लिए घर में एक जो है वो सोल्यूशन भी पाया जाता है जिसे हम एंटा एसिड बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या एंटा एसिड बोलते हैं। एक्चुअली एंटा एसिड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कैसा होता है नेचर में, ये बेसिक होता है। तो जो एसिड बन रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अदरवाइज़ पीएच जो है वो वैसे जो HCl रिलीज़ हो रहा है स्टमक के अंदर उसका अपना एक रोल होता है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है स्टमक को, ठीक है ना। वैसे इसका रिलीज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डाइजेशन जो है फूड का वो बहुत ज़रूरी है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट जब प्रोवाइड कराता है तभी पेप्सिन अपना एक्टिवेट होता है, पेप्सिनोजन होता है, खैर वो मैं बता चुकी हूँ आपको। पेप्सिन एक्टिवेट ही एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है, तो इसका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होएगा तो प्रॉब्लम होती है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंज्यूम करना पड़ता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है पीएच ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने सुना हो कि व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप कि व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन बहुत ही गलत चीज़ है। जब क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से गैशियस मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। आजकल तो वैसे भी हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। और जब बारिश आती है, H2O है बारिश में, वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O। मान लीजिए SO2 या सल्फ़र का कोई ऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये क्या काम करेगा, वाटर जब रेन वाटर बारिश होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में ही वो बना देता है एसिड। H2SO4 बन गया या HNO3 बन गया। ये कहाँ बन रहा है, एटमॉस्फेयर में ही बन जा रहा है। जब बारिश हो रही है गैसेज हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके वहीं बना देते हैं और फिर ये एसिड रेन की फॉर्म में रेन के साथ साथ ज़मीन पर गिरता है और जिस चीज़ पर गिरेगा उसी को नुकसान पहुँचाएगा। लाइक अगर क्रॉप्स पे गिरेगा तो क्रॉप को डैमेज करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। किसी वाटर बॉडी के अंदर बारिश तो सभी जगह पे गिरेगी ना ज़मीन पे, तो बारिश वाटर बॉडी में भी जा रही है, नदी नहर सब के अंदर गिर रही है, एसिड उसके अंदर मिल गया तो उसके अंदर जो फिशेज़ हैं या जो भी जीव जंतु हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। बिल्डिंग्स पे गिरता है तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है एसिड रेन कहलाता है। जब रेन वाटर के का पीएच काफ़ी कम हो जाता है, 5.6 से भी कम होता है, काफ़ी कम होता है, तो उस टाइम पर एसिड रेन बोला जाता है। इससे बनता क्यों है, क्योंकि वाटर जो आ रहा है उसके साथ में गैसेस जो हैं वो रिएक्ट कर जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और वहीं बना देती हैं एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स जो हैं, ये चीज़ आपको पता है अच्छी तरह से कि एक स्पेसिफिक रेंज होती है पीएच की, उसी पर अपना ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें साल्ट्स मिल गए तो प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या साल्ट्स हैं ही नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, और जब ये पीएच नहीं होता, एसिडिक बहुत ज़्यादा है या बेसिक बहुत ज़्यादा है सॉइल का टेक्सचर, अगर सॉइल को ये स्टडी करा गया, उसका सॉइल की भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें कि हम स्टडी करते हैं। सॉइल की ह्यूमिडिटी क्या है, सॉइल कैरेक्टर क्या है, पोरोसिटी कितनी है और उसके अंदर साल्ट कंटेंट कितना है, या फिर एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक बहुत ज़्यादा है या बेसिक बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, बाहर से कोई केमिकल मिलाते हैं उसके अंदर। इस केमिकल को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल की।
तो पीएच का रोल सॉइल के लिए भी है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी है। अगला आता है कि हमारी बॉडी जो है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच वैल्यू ऑफ 7.0 टू 7.8। ठीक है ना, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच वैल्यू ऑफ 7.0 टू 7.8। ये एक पर्टिकुलर पीएच है जिस पर कि हम आराम से रह सकते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो आराम से चलती रहेगी। लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है पीएच का तो कोई बात नहीं, ज़्यादा चेंज हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नेचुरल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीएच का। नेक्स्ट पॉइंट है टूथ डिके। काफ़ी ये देखने में आता है टूथ डिके आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, दांतों में सड़न, जैसे कि हम हिंदी में बोल सकते हैं दांतों में सड़न। ठीक है ना, कब स्टार्ट होती है? जब पीएच 5.5 से भी कम चला जाता है, 5.6 या 5.5 कुछ भी उससे भी कम अगर पीएच हो रहा है माउथ के अंदर, देन टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बैक्टीरिया जो है उसके अंदर, माउथ पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, हम जो फूड वगैरह खा रहे हैं नेचुरली उसके अंदर बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाएगा थोड़ी देर में, ये सब चीज़ें अपने आप ग्रो कर ही जाती हैं। और ये क्या काम करते हैं? एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। एसिड अपने आप नहीं बनने लगता है दांतों के अंदर या मुंह के अंदर, बैक्टीरिया जो इस फूड पार्टिकल जो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है उसके अंदर जो ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये एसिड क्या काम करेगा? जो हमारा टूथ है उसको डिके करना शुरू कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि टूथ मतलब एक तो बाहर की शाइनी लेयर होती है टूथ की, ठीक है, तो इस लेयर को भी वो सड़ाना शुरू कर देता है, ख़राब करना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं कि विदाउट ब्रश जो है वो रात में सोना नहीं चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल है, जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया ग्रो करा है, तो टूथपेस्ट आप जब लगाएंगे ब्रश पर, उससे अपने टीथ को ब्रश करेंगे तो वो उसको साफ को न्यूट्रलाइज़ कर देगा। कैसे न्यूट्रलाइज़ कर देगा? बिकॉज टूथपेस्ट जो होता है वो हल्का सा बेसिक होता है नेचर में, माइल्ड बेसिक होता है नेचर में। तो जो थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल्स के फंसने से दांतों में बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, दांतों को सड़ने से रोकता है। इसीलिए कहते हैं कि दिन में 2 बार ज़रूर ब्रश करना चाहिए, और ख़ास तौर से सोने से पहले, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं फूड पार्टिकल दांतों में फंसा हुआ कुछ थोड़ा सा भी पार्टिकल रह गया है, और रात भर उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा बैक्टीरिया को ग्रो करके एसिड रिलीज़ करने में और रिलीज़ करके दांतों को सड़ाने में। ठीक है जी, तो ये सब पॉइंट्स थे। एक चीज़ और रह गई, बी स्टिंग और नेटल स्टिंग। कोई कीड़ा काट गया, बी काट गया, डंक है जो है उसमें एकदम से चींटी है, चींटी ने काट लिया, क्या होता है कि एकदम से पेन होता है, थोड़ा सा ही पेन होता है पेन। तो उस पेन में क्या है, क्यों हो रहा है वो पेन, किसकी वजह से होता है? मीथेनाइक एसिड की वजह से होता है। क्योंकि इनके स्टिंग में जो डंक मारते हैं इसके अंदर क्या रिलीज़ हो रहा है? मीथेनाइक एसिड जो है वो रिलीज़ करते हैं ये, और ये मीथेनाइक एसिड से ही खुजली सी और दर्द होता है। ठीक है, तो इसको भी न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वीक बेस का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में देखते हैं। एसिडिटी का होना, या एसिड रेन कोई प्लांट्स वगैरह को ख़राब कर रही है, या सॉइल का पीएच, और क्या नाम, बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल पीएच पे होनी, या फिर दांतों का सड़न, ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रूटीन की लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। अब हमारा टॉपिक बचता है साल्ट। साल्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साल्ट आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, दैट मीन्स एसिड और बेस के मिलने से बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या साल्ट की नेचर होगी? न्यूट्रल होगी, एसिडिक होगी, बेसिक होगी। फिर उसके बाद 4-5 साल्ट्स कुछ बता रखे हैं आपके में, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा।